one last concept related to mutual funds is dividend equalization, right? तो अभी हमने देखा है कि जो व्यक्ति कुछ शेयर खरीदते हैं म्यूचुअल फंड का, उनको यूनिट्स अलॉट होती है, सो दे बिकम यूनिट होल्डर्स. उनके पास उन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया है, तो दे बिकम द यूनिट होल्डर्स. हाउ मेनी यूनिट्स दे हैव, राइट? तो अब इन यूनिट्स के ऊपर रिटर्न मिलता है. तो रिटर्न कब मिलता है? फिक्स डेट्स पे, जैसे एंड ऑफ द ईयर और मे बी इन द मिडल ऑफ द ईयर. तो ये जो रिटर्न मिलता है यूनिट होल्डर्स को, उस केस में आप देखेंगे कि अगर वो ओपन एंडेड स्कीम है तो कभी भी कोई भी यूनिट्स खरीद सकता है और कभी भी यूनिट्स को बेचा जा सकता है. तो ऐसे हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने स्टार्टिंग से ही यूनिट्स खरीदी हुई हैं, मतलब अपना पैसा शुरू से दिया हुआ है म्यूचुअल फंड को साल के शुरुआत से. कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बीच में जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने 6 महीने बाद खरीदी यूनिट्स, या 7 या 8 महीने बाद, जितने महीने बाद भी या टाइम बाद खरीदी वो यूनिट्स. तो जब ईयर एंड होगा और इनकम को बांटने की बात आएगी, म्यूचुअल फंड को इनकम हुई और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनिट होल्डर्स में, तो वो तो सबको बराबर जाएगी, क्योंकि हम कहते हैं कि इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स, कि जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा. लेकिन अगर हम सबको बराबर हिस्सा दे देते हैं तो इस केस में वो लोग तो नुकसान में रहे जिन्होंने शुरू से पैसा दिया हुआ था म्यूचुअल फंड को, और वो लोग फ़ायदे में रहे जिन्होंने कुछ टाइम पैसा दिया और फिर भी उनको बस सबके बराबर रिटर्न मिल गया. तो इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, ताकि इस तरह की इनइक्वालिटी ना हो, तो हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डिविडेंड इक्वलाइजेशन का. तो वी क्रिएट एन इक्वलाइजेशन रिजर्व. मतलब जो लोग बाद में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, मतलब पूरे साल जिन्होंने नहीं इन्वेस्ट किया, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है इन्वेस्ट करते वक्त. मतलब जो यूनिट प्राइस है उसको बढ़ा देते हैं. यूनिट प्राइस जितने में वो यूनिट्स खरीद रहे हैं उसको इस तरीके से बढ़ा देते हैं कि वो उतनी एक्स्ट्रा पेमेंट करें जितना उनको बेनिफिट मिलने वाला है बाकियों के बराबर. ठीक है? तो जब बेनिफिट मिलेगा, जब रिटर्न मिलेगा, तो सबको बराबर मिल रहा है. तो इन यूनिट होल्डर्स को जिन्होंने इन्वेस्ट स्टार्टिंग से नहीं किया हुआ, बाद में किया हुआ है, उनको भी सबके बराबर रिटर्न मिलेगा. तो उनको कुछ एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ेगा इसके बराबर रिटर्न लेने के लिए, तभी सब बराबर होंगे. अदरवाइज़ नहीं तो ये फ़ायदे में रहेंगे जिन्होंने बाद में ख़रीदा, और वो लॉस में रहेंगे जिन्होंने पहले ख़रीद लिया था. तो इसको इक्वल करने के लिए हम उनको ज़्यादा रेट पे यूनिट्स बेचते हैं. तो कितने ज़्यादा पे बेचते हैं वो इस हिसाब से कि जो उनको उस टाइम का रिटर्न मिल रहा है जब वो यूनिट होल्डर नहीं थे, उसके हिसाब से उनको एडजस्ट करके फिर प्राइस को फिक्स किया जाता है. ठीक है? इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं. आई विल जस्ट रीड आउट अ क्वेश्चन. On 1st April 2008, a mutual fund scheme had 18 lakh units of face value of rupees 10 each outstanding. So 1st April 2008 means the beginning of the year. कितने यूनिट्स हैं? 18 लाख यूनिट है. फेस वैल्यू है 10 रुपये एक यूनिट की. The scheme earned 162 lakhs in the year 2008-9. इस स्कीम की जो अर्निंग हुई है पूरे साल की वो कितनी है? 162 lakhs. आउट ऑफ विच 90 lakhs वॉज अर्नड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर. तो फर्स्ट हाफ कब ख़त्म होता है? 30 सितंबर को. 30 सितंबर तक अर्निंग कितनी हुई है? 90 लाख. और पूरे साल की टोटल कितनी है? 162 लाख. तो बाकी के बचे हुए साल में फिर कितनी हो जाएगी? 72 lakhs. On 30/9/2008, that is 30th of September 2008, 2 lakh units were sold at a NAV of ₹70. हमने यूनिट्स को बेचा है, मतलब कुछ लोगों ने यूनिट्स को ख़रीदा है, नए इन्वेस्टर आए हैं 2 लाख यूनिट्स के, और उन्होंने जो पे किया है अमाउंट वो कितना है? 70 रुपीज़ पर यूनिट. ठीक है? अब pass the journal entries for the sale of units and distribution of dividend at the end of the year 2008-9. तो अब आपको पूरे साल की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है. अब एंड ऑफ द ईयर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप डिविडेंड को, ये बताना है. फाइन. सो लेट अस सी व्हाट वी हैव रिटन हियर. द एलोकेशन ऑफ अर्निंग्स, मतलब हम जो पूरी अर्निंग है उसको कैसे एलोकेट करेंगे. अर्निंग है कितनी? आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि टोटल अर्निंग्स है 162 lakhs.
तो 162 lakhs में अप टू 30 सितंबर 30 सितंबर तक कितनी है 90 लाख। तो 90 लाख उस डेट तक हमारे पास कितने यूनिट होल्डर थे 18 लाख, तो वो 18 लाख में बढ़ जाएगी अर्निंग। तो 90 लाख रुपए आपको अर्निंग हुई 30 सितंबर तक, और इस डेट तक कितने आपके पास इन्वेस्टर्स थे 18 लाख यूनिट होल्डर थे। तो उनमें बांट देंगे आप, तो 5 रुपये पर यूनिट, हर एक यूनिट पे 5 रुपीज़ की अर्निंग जाएगी, एंड द टोटल पेमेंट विल बी 90 लैक्स। अब जो नए यूनिट होल्डर उस वक्त थे नहीं, तो उनको कोई भी पेमेंट नहीं होगी, ये खाली रहेगा, और टोटल जो अर्निंग्स थी वो 90 लैक्स थी, वो हमने डिवाइड कर दी। ये सारी वैल्यूज़ लैक्स में है, तो 90 लैक्स को हमने डिवाइड कर दिया कितने में 18 लाख यूनिट्स में। तो पर यूनिट कितना पैसा मिल जाएगा 5 रुपये मिल जाएगा पर यूनिट टू द इन्वेस्टर्स। अब इसके बाद की जो अर्निंग्स है 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक कितनी अर्निंग्स बची, पूरे साल की टोटल थी 162, उसमें से 90 30 सितंबर तक अर्न की, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। उसके बाद कितनी बची 72। अब 72 लाख की अर्निंग बची है, लेकिन अब यूनिट होल्डर कितने हो गए हैं 20 लाख, क्योंकि 2 लाख और नए आ गए हैं, तो सब में बटेगी वो 72 लाख डिवाइडेड बाय 20, राइट। सो 3.6 पर यूनिट। अब ये जो 3.6 पर यूनिट है ये कितनों में डिवाइड हो रहा है 20 लाख यूनिट होल्डर्स में, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी ये अर्निंग है 3.6 पर यूनिट वो जाएगी टू द ओल्ड यूनिट होल्डर्स। 3.6 इंटू 18 लाख, ये 64.8 आ जाएगा, एंड 3.6 इंटू 2 लैक्स, ये आ जाएगा 7.2, ठीक है। तो इस तरह से 72 लैक्स को आपने डिवाइड किया। अब आप देखेंगे कि इक्वलाइजेशन पेमेंट जो है, जो हमने रिकवर की है, दैट इज़ हाउ मच, द इक्वलाइजेशन पेमेंट इज़ 10 lakhs, and how have we arrived at this amount of 10 lakhs? That is the dividend that will be earned. Now 72 lakhs is related to 20 lakh unit holders, ठीक है। तो इनका जो अमाउंट एक्स्ट्रा उनको पे करना पड़ेगा वो 5 पर यूनिट विल बी कलेक्टेड। हाउ वी आर कलेक्टिंग 5 पर यूनिट, क्योंकि जो इन्होंने इशू नहीं किया था जब इन यूनिट्स को हमने, तो 90 लाख की अर्निंग हुई थी, 90 लाख की अर्निंग हुई थी, और उसको हमने कितने यूनिट से डिवाइड करना है 2 लाख यूनिट से, राइट। नो सॉरी, तो उस वक्त कितने थे 90 लाख की जब अर्निंग हुई थी उस वक्त 18 लाख यूनिट्स थी, तो 18 लाख यूनिट से जब आपने इसको डिवाइड किया तो व्हाट इज़ इट ₹5 पर यूनिट। तो 5 पर यूनिट जो है वो हम ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके थे उन प्रीवियस यूनिट होल्डर्स से। अब आपके जो नए यूनिट होल्डर्स हैं इनको 5 पर यूनिट देना होगा टू इक्वलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। इक्वल करने के लिए जो नए यूनिट होल्डर्स आए हैं 2 लाख यूनिट्स इंटू ₹5 पर यूनिट, दिस इज इक्वल टू 10 lakhs। तो 10 लाख रुपए इन्हें देना होगा अपने आप को उन पहले वाले यूनिट होल्डर्स के बराबर लाने के लिए। क्यों? बिकॉज दे हैव अर्नड 5 पर यूनिट, और इनको जो है उस वक्त ये यूनिट होल्डर नहीं थे, तो इन्हें वो 5 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है इट इज़ नोन एज इक्वलाइजेशन पेमेंट। इक्वलाइजेशन पेमेंट अपने आप को उनके बराबर लाने के लिए, तो वो 5 पर यूनिट जो उनको गया है वो उस अर्निंग के ऊपर बेस्ड था जो हमने साल के पहले हिस्से में कमाई, और उस वक्त ये लोग यूनिट होल्डर्स नहीं थे, तो उनको उतना कॉम्पनसेट करना पड़ेगा जितनी उस वक्त की अर्निंग है 5 पर यूनिट। तो 5 पर यूनिट वो कंट्रीब्यूट करेंगे, कितनी यूनिट्स हैं 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 5 पर यूनिट 10 लाख वो एक्स्ट्रा देंगे। तो इक्वलाइजेशन पेमेंट हम किससे रिकवर करेंगे? फ्रॉम द न्यू यूनिट होल्डर्स, वो 10 लाख है। तो अब हमारे पास टोटल पैसा कितना हो जाएगा 172। सो 172 जो है अब ये पूरे लाख हमारा पूरा ईयर का बन गई अर्निंग। अब हम उसको क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कब कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये हमने एडजस्टमेंट जो अलग अलग करके देखी थी वो ये जानने के लिए कि अब हम एंड ऑफ द ईयर तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जो पहले हिस्सा था साल का उसकी अर्निंग के ऊपर सिर्फ किसका राइट था,
पुराने यूनिट होल्डर्स का। तो हम लेकिन नए यूनिट होल्डर्स को भी उसमें हिस्सा देंगे, क्योंकि अब तो हमने टोटल कर लिया ना। अब हम अलग अलग नहीं कर रहे हैं कि हमने 30 सितंबर को पहले देंगे और 31 मार्च को। वो हमने इसलिए किया था, देंगे हम 31 मार्च को सबको पेमेंट, लेकिन हम ये जानना चाह रहे थे कि 30 सितंबर तक जब सिर्फ पुराने यूनिट होल्डर्स थे 18 लाख के, तब तक की हमारी अर्निंग कितनी बन रही थी पर यूनिट। तो तब तक की अर्निंग पर यूनिट 5 पर यूनिट बन रही थी, और इसको अर्न करने में इन यूनिट होल्डर्स का जो 2 लाख बाद में आए हैं उनका कोई योगदान नहीं था। लेकिन फिर भी जब हम साल के एंड में पेमेंट करेंगे तो इनको भी जाएगा ये 5 पर यूनिट विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए हम उनसे 5 रुपीज़ मांग रहे हैं कि आप वो 5 रुपये पहले दीजिए जो आपके आने से पहले अर्न किए गए हैं और आपको मिलेंगे। तो वो जो इक्वलाइजेशन पेमेंट रिकवर की गई है वो इस हिसाब से की गई है ताकि जो इन नए यूनिट होल्डर्स के आने से पहले अर्निंग हुई थी उतना हम उनसे रिकवर कर लें। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने उनसे एक्स्ट्रा चार्ज किया है, तभी हमने उनको वो रिटर्न दिया है जो उनके आने से पहले अर्न हुआ था, राइट। सो दिस इज़ 172 लैक्स की अब अर्निंग हो गई है। इसको कितने में डिवाइड करना है? 20 लाख यूनिट होल्डर्स में, यूनिट्स में। सो 8.6 पर यूनिट अब जाएगा। तो 8.6 पर यूनिट अब हमने पे करना है एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज़ ऑन 31 मार्च। और ये सबको बराबर बटेगा क्योंकि अब हमने जो नए यूनिट होल्डर्स हैं उनसे एक्स्ट्रा पेमेंट ले ली है उस अर्निंग के हिसाब से जो उनके आने से पहले हुई थी। अब इसकी जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू यूनिट कैपिटल, जो नए यूनिट होल्डर्स हैं उन्होंने कौन सी डेट को यूनिट खरीदी है? 30 सितंबर 2008 को। जब म्यूचुअल फंड के पास कैश आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 150 टू यूनिट कैपिटल। नॉमिनल वैल्यू कितनी है यूनिट्स की? वो 10 रुपीज़ है, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स इज़ 2 lakhs, राइट। सो वी विल हैव 20 lakhs हियर। ये सारी लैक्स में है वैल्यूज़। 20 लाख रुपए फेस वैल्यू है, बाकी का रिजर्व माना जाता है। 20 लाख की यूनिट वैल्यू पे हम उनसे कितने पैसे ले रहे हैं? 70 लाख ले रहे हैं। तो बचा हुआ जो आपका अमाउंट है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू 60 लैक्स जो है वो 60 इंटू 2 लाख यूनिट्स। ये हम बेटर है कि वी राइट ऑल दिस। हाउ मच हैव वी कलेक्टेड? 1,50,000 लैक्स। इसमें से जो 10 रुपीज़ की तो यूनिट वैल्यू है और कितने हमने यूनिट सेल किए हैं? 2 लैक्स। सो दिस विल बी 20 लैक्स, एंड द रिजर्व्स जो है बचा हुआ 60 लैक्स इंटू 2 लाख यूनिट्स। तो ये हो गया 120 lakhs, and the dividend equalization is 10 lakhs which we have recovered at the rate of rupees 5 into 2 lakh units. So these are units, and the first is the amount. So on the basis of this we can say कि total value जो हम recover करेंगे नए unit holders से वो है 150 lakhs। यूनिट वैल्यू जो उनको हम दे रहे हैं दैट इज़ 20 lakhs, and 120 lakhs will go to the reserves, and 10 lakhs is for dividend equalization. Then after that we have the next entry कि जो ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन है ये बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का। इट विल बी ट्रांसफर टू द रेवेन्यू अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट 10 lakhs, and on 31st March 2009 itself the पेमेंट विल बी मेड। जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया है कि पर यूनिट कितनी पेमेंट करनी है 8.6, उसको हम पे करेंगे रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो दिस विल गो फ्रॉम द रेवेन्यू अकाउंट। पेमेंट होगा, ये एक्सपेंडिचर है 8.6 पर यूनिट टू 20 लाख यूनिट होल्डर्स, दैट विल बी 172 लाख रुपीज़। ये सारे वैल्यूज़ आपके लैक्स में है। सो दीज आर द जर्नल एंट्रीज, एंड दिस इज़ हाउ वी हैव इक्वलाइज्ड, मतलब बराबर किया है उन लोगों को जो शुरू से यूनिट होल्डर थे और जो हाफ ईयर के बाद यूनिट होल्डर बने हैं, ताकि हम उनसे एक्स्ट्रा पेमेंट ले लें। जो लोग बाद में आए हैं एक्स्ट्रा हम उनसे इसलिए ले रहे हैं कि एंड ऑफ द ईयर में वो सारा शेयर लेंगे, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन आधे साल का रहा है। तो आधे साल की पहले जो अर्निंग बन रही थी वो हमने उनसे रिकवर कर ली, और वो क्या बन रही थी? 5 पर यूनिट। तो 5 पर यूनिट हमने उनसे इक्वलाइजेशन चार्ज पहले ही ले लिया,
और उसको रेवेन्यू मानेंगे म्यूचुअल फंड के लिए, और नए यूनिट्स में वो अब एंड ऑफ द ईयर में सभी में बराबर बटेगी टोटल जो अर्निंग्स है। इक्वलाइजेशन चार्ज जो कलेक्ट किया है उसको मिलाने के बाद जो अर्निंग आई है उसको सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस इज़ द डिविडेंड इक्वलाइजेशन इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स।